Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. NCERT बायोलॉजी मास्टर सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इस सीरीज में हम आज करेंगे रेप्लिकेशन टॉपिक जेनेटिक्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहती है और वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज यहाँ से टॉपिक से बनते हैं वो हम आपको इस सीरीज में करवाने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में हमने जेनेटिक्स का ही कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक किया था। आपकी ही डिमांड पे हमने ये सीरीज शुरू करी है और जैसे कि स्टूडेंट ने हमें कमेंट सेक्शन में जो जो टॉपिक हमें, जैसे हम आजकल जेनेटिक्स कर रहे हैं तो आप जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है और उसके एमसीक्यू और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, या कोई दूसरा आपका टॉपिक है किसी दूसरी यूनिट से तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जब हम दूसरी यूनिट वो स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपके टॉपिक हम लेके आएंगे। इस सीरीज में हम जो है वो एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने जेनेटिक्स का पोर्शन शुरू किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के उसको हम करेंगे। पहला टॉपिक में हमने कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक किया था, उसके एमसीक्यूज। आज हम रेप्लिकेशन करने वाले हैं प्लस इसके एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये सीरीज आपकी नीट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो सारे एग्जाम जहाँ पे एनसीईआरटी पूछी जाती है उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। चलिए आज का टॉपिक हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। शुरू करते हैं हम। डीएनए की बात करती हूँ थोड़ा सा पहले। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड हमारे पास मॉलिक्यूल है। इसके पास कौन कौन सी एटम होती हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन इसके पास होता है, ऑक्सीजन इसके पास होता है, कार्बन इसके पास होता है, नाइट्रोजन इसके पास होता है और साथ में फॉस्फोरस होता है। ये भी आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए जो है वो कंपैक्टली पैक्ड होता है विद स्पेशल प्रोटीन और उन प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के बारे में सारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं एनसीईआरटी, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो टॉपिक है आपका डीएनए जो आपको यहाँ पे आई बटन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो आप जो है उसको देख सकते हैं। और क्योंकि डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बेसिक क्वेश्चन है चाहे एडवांस क्वेश्चन है। देखिए डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेप्लिकेशन का मतलब है जैसे डीएनए आपके पास है, इसके आगे कॉपी बनेगी। वो कॉपी किस तरह से बनती है उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव का प्रोसेस का मतलब ये होता है यहाँ पे, जैसे कि ये डीएनए मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जब आगे इससे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो जो आधा पेरेंटल डीएनए होता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, आधा जैसा कि पेरेंट्स की तरह दिख रहा है, वो आधा कंजर्व रहेगा और आधा जो डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है, आधा मॉलिक्यूल दूसरा स्ट्रैंड यानी कि वो नया बनेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटली भी इसे प्रूव किया गया है। डीएनए रेप्लिकेशन इज कैटेलाइज्ड बाय सेट ऑफ एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं जैसे कि हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एटसेट्रा। इन दिस प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन द डीएनए मेक मल्टीपल कॉपीज इटसेल्फ। क्या होता है, वैसे एक रेप्लिकेशन में आगे 2, उससे आगे जब जैसे जैसे रेप्लिकेशन फर्दर होता रहता है तो बहुत सारी कॉपीज डीएनए बना सकता है। इट इज बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन विच प्रोसीड द सीक्वेंसेस ऑफ। अब 3 सीक्वेंसेस इसमें आगे होते हैं। कौन कौन से? पहला इनिशिएशन यानी प्रोसेस कैसे शुरू होता है, उसके बाद इलोंगेशन यानी कि जो डीएनए स्टैंड है वो इलोंगेट होगा, जो नया स्टैंड बन रहा है, और टर्मिनेशन। अब इससे पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन जो इसका प्रोसेस फर्दर रहता है वहां से। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं पहले इसको थोड़ा सा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके पास पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है रेप्लिकेशन शुरू होने से थोड़ा सा पहले, यानी इस स्ट्रक्चर का बनना ही इनिशिएशन है। क्या होता है, जैसे डीएनए का कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया डिटेक्ट किया जाएगा जहां से रेप्लिकेशन शुरू होनी है और इस पोर्शन को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है क्या बोलते हैं हम इसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये पर्टिकुलर एक रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए में रैंडमली कहीं पे भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एरिया जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे
जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे, जो सेंटर में स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब टूटेंगे, अनवाइंडिंग इसकी होगी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सेपरेशन होगी। तो जो अनवाइंडिंग या सेपरेशन है उसको पर्टिकुलर एंजाइम करता है, आपको नाम याद रखना है, हेलिकेज एंजाइम हेल्प करता है अनवाइंडिंग ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड, सेपरेशन करता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि डीएनए को एक और एंजाइम आप पढ़ते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैटेगरी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो कट करता है डीएनए को पर्टिकुलर पोजीशन से, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्टिकुलर पोजीशन पे रेप्लिकेशन जहां से शुरू होती है वहां पे अनवाइंडिंग कौन करता है, तो हेलिकेज एंजाइम होगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में यूज होता है, और वो कट, अगर वर्ड लिखा है विच एंजाइम हेल्प्स टू कट द डीएनए स्ट्रैंड, तो आपका वहां पे आंसर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये पूरा डीएनए का हमारे पास पीस है, अगर डीएनए यहाँ से एंड पोर्शन से कट होता है तो वहां पे स्टूडेंट कौन सा एंजाइम काम करेगा, और अगर सेंटर से कहीं से कट होता है तो वहां पे कोई दूसरा एंजाइम काम करता है। तो जो आपका एक्सोन्यूक्लियेसिस एंजाइम है, यानी न्यूक्लियेसिस एंजाइम दो कैटेगरी में होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड से अगर कट होता है और अगर बीच में से कहीं स्पेसिफिक पोजीशन से कट होता है तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहां पे काम करता है। ये भी आपका कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा था इस टॉपिक से तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर एप्लीकेशन स्टूडेंट इस तरह से शुरू होती है, यानी कि वहां पे क्या आता है, नया डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू होता है, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पेरेंटल डीएनए से आगे 2 न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं। अब ये स्ट्रैंड जब बनते हैं तो देखिए आइए समझते हैं हम, ये एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, डीएनए स्ट्रैंड दिया है, डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड को आपने याद रखना है, उसको और हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है। और स्टूडेंट जो नया स्ट्रैंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्राइमर यहाँ पे ज्वाइन होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइमर स्ट्रैंड होता है वो न्यू सिंथेसाइजिंग जो स्ट्रैंड है उसको कहा जाता है। अब पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ क्या होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 to 3 लिखा है, जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्शन बनने की क्या होती है, 5 to 3 होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमराइजेशन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 डायरेक्शन, ये एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है, राइट। इसके बाद जिस स्टैंड में देखिए यहाँ पे एक स्टैंड आपको डिसकंटिन्यूअस लग रहा है जो कि फ्रेगमेंट्स में बना है, इन फ्रेगमेंट्स का नाम भी पूछा जाता है, इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, कंसेप्ट को अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, साथ में कोशिश करिए जितना आप साथ साथ लर्न कर सकते हैं। लास्ट में जब आप एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए एमसीक्यू करने का, बाद में मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब जिस स्टैंड की तरफ को ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसे हम डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं, या फिर उसका टेक्निकल टर्म है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्टैंड होता है दूसरी तरफ को कॉन्टिन्यूअस जो है उसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। 2 टर्म भी आपको याद रखनी है, लैगिंग एंड लीडिंग स्टैंड। लेकिन बाद में आप देखते हैं स्टूडेंट, जब रेप्लिकेशन के बाद बनता है जो नया डीएनए स्टैंड, उसमें आपको कोई फ्रेगमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये कैसे ज्वाइन होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स बाद में ज्वाइन होते हैं एक एंजाइम की हेल्प से, और उसका नाम भी आपसे पूछा जाता है, दैट इज लाइगेज एंजाइम। विच एंजाइम हेल्प्स टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो है डीएनए लाइगेज। अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है रेप्लिकेशन का यूकैरियोटिक सेल में, ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब आपको पता है स्पेसिफिक सेल की डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक, मियोटिक डिवीजन, और उससे भी पहले हम कुछ फेजेस पढ़ते हैं सेल साइकिल के, G, S, G1, G2, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो क्या होता है स्टूडेंट, जो S फेज होती है सेल साइकिल की उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, दैट इज इन द S फेज। आपको याद रखना है जो मैंने आपको कहा कि जैसे टेम्पलेट स्टैंड है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, तो आपको याद रखना है कि वो जो है वो 3 to
5 डायरेक्शन होता है, 3 to 5 ठीक है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री जो स्टैंड बन रहा है न्यू स्टैंड के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हम किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, न्यू स्टैंड जो बन रहा है, तो न्यू स्टैंड हमेशा ही उसकी पोलैरिटी 5 to 3 डायरेक्शन रहेगी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और साथ में उनके कोई नया कंसेप्ट होगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, देखिए, नेम द एंजाइम that helps to polymerase DNA in 5 to 3 direction, DNA polymerase, DNA ligase, DNA helicase और none of these। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, DNA polymerase। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन लीडिंग स्टैंड ऑफ DNA ओनली, लैगिंग स्टैंड ऑफ DNA ओनली, बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड ऑफ DNA, कंप्लीमेंट्री DNA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ लैगिंग स्टैंड के ऊपर बनते हैं, लैगिंग स्टैंड ऑफ DNA ओनली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन DNA replication the Okazaki fragments on lagging strand are jointed together by, तो मैंने आपको बताया किस एंजाइम से ज्वाइन होते हैं, वो DNA ligase एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबाइंडिंग ऑफ DNA इज डन बाय, तो अनबाइंडिंग या सेपरेशन दिया है, किससे होता है, टोपोआइसोमेरेज, एक्सोन्यूक्लिएज, हेलिकेज या फिर लाइकेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, DNA हेलिकेज। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अनबाइंडिंग और सेपरेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज कॉल्ड, तो जो एक एरिया बनता है जहाँ पे अनबाइंडिंग होती है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, इनिशिएशन पॉइंट, प्राइमर और रेप्लिकेशन फोर्क, उसे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DNA रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड इज द वन विच रेप्लिकेट्स इन, तो जो लीडिंग स्टैंड यानी जो न्यू स्टैंड बन रहा है उसकी पोलैरिटी पूछी हुई है एक तरह से, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 5 to 3 डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली। अगर यहाँ पे लीडिंग स्टैंड की जगह लैगिंग स्टैंड लिखा होता तो क्या हो जाना था, तो 5 to 3 डिसकॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन DNA रेप्लिकेशन स्टडीज, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्क्रेशिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, इन डबल स्ट्रैंडेड DNA ओनली वन स्टैंड सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर डुप्लीकेशन ऑफ न्यू स्टैंड। तो देखिए, जब पेरेंटल स्टैंड इस तरह से सेपरेट होता है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही पेरेंटल्स जो स्टैंड होते हैं वो क्या, टेम्पलेट एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, लीडिंग स्टैंड इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड in 5 to 3 direction and lagging strand is continuously synthesized in 3 to 5 direction। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि चाहे लीडिंग स्टैंड है चाहे लैगिंग स्टैंड है, दोनों ही 5 to 3 डायरेक्शन को बनते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, DNA polymerase read the template strand in 5 to 3 डायरेक्शन। तो DNA polymerase एंजाइम का काम जो है रीड करना नहीं है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करना है। अगली स्टेटमेंट है, रेप्लिकेशन प्रोसीड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 4 ओनली। तो ये थे आज के लिए इंपॉर्टेंट MCQ। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जेनेटिक्स से रिलेटेड तो नीचे हमें कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। NCERT बायोलॉजी विद वेरी इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।